मोहब्बत तर्क की मैंने, मोहब्बत तर्क की मैंने, गिरवा सी लिया मैंने, मोहब्बत तर्क की मैंने, गिरवा सी लिया मैंने। ऐ जमाने अब तो खुश हो जा, ऐ जमाने अब तो खुश हो जा, ये जहर भी पी लिया मैंने। अभी जिंदा हूँ, अभी जिंदा हूँ मगर सोचता रहता हूँ खलबत में, अभी जिंदा हूँ मगर सोचता रहता हूँ खलबत में, आखिर किस तमन्ना के सहारे जी लिया मैंने। चलिए अच्छी चर्चा शुरू करते हैं। कई लोग फरमाइश है कि वह 80 के दशक की फिल्मों के बारे में चर्चा क्यों नहीं करता। तो दोस्तों बात ऐसी है कि 80 के दशक में ऐसी गिनी चुनी हुई फिल्में आई हैं जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है। 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में बहुत सी महान फिल्में आई हैं, लेकिन 80 के दशक में कुछ गिनती की फिल्में आई हैं जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है। तो जिन्हीं में से एक फिल्म के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मिस्टर इंडिया के बारे में। मिस्टर इंडिया 1987 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर की फिल्म थी। पहले नंबर पर थी हुकूमत, दूसरे नंबर पर मिस्टर इंडिया और तीसरे नंबर पर खुद गर्ज। यहाँ पर देखिए, गुणवत्ता के लिहाज से हुकूमत कहाँ होनी चाहिए आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन वो दौर ऐसा था कि ऐसी फिल्में ज़्यादा सबको ले जाती थी। खैर, यहाँ मैं किसी फिल्म की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, हर फिल्म अपनी जगह अच्छी है। मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर थे शेखर कपूर, प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर और प्रमुख भूमिकाओं में थे अनिल कपूर जो फिल्म में टाइटल रोल में थे, श्रीदेवी जो फिल्म में लीडिंग लेडी थी जिनके किरदार का नाम सीमा था, और अमरीश पुरी जिन्होंने मोगैम्बो का आइकॉनिक किरदार निभाया था। अन्य भूमिकाओं में थे अशोक कुमार, सतीश कौशिक, शरद सक्सेना, अजीत वाछानी और आज के बहुत सारी फिल्मों में लीड कर चुके आफ्ताब शिवदासनी उस फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट थे। आज के बड़े कोरियोग्राफर अहमद खान वो भी उस फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट थे, और करण नाथ जो ये दिल आशिकाना और बहुत सारी फिल्मों में लीड कर चुके हैं वो भी उस फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल में थे। फिल्म में म्यूजिक दिया था रजनीकांत प्यारेलाल ने, गीत लिखे थे जावेद अख्तर ने, और किशोर कुमार, आशा भोसले, अनीशा चिनॉय और मोहम्मद अजीज ने फिल्म के सारे लोकप्रिय गाने गाए थे। फिल्म में 6 गाने थे और सारे गाने हिट हुए थे। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी अरुण वर्मा की। अरुण वर्मा एक नौजवान है जो अनाथ बच्चों को पालता है और अपने खर्चे पर उनकी देखभाल करता है। गरीब है, भाड़े का मकान ढूंढ रहा है, इसी सिलसिले में उसी मुलाकात सीमा से होती है। सीमा एक जर्नलिस्ट और मिस्टर इंडिया जो कि इंडिविजुअल कैरेक्टर है, सीमा उसका इंटरव्यू लेना चाहती है क्योंकि मिस्टर इंडिया गरीबों की मदद करता है। कहानी आगे बढ़ती है, आगे चल के पता चलता है कि अरुण वर्मा ही मिस्टर इंडिया है। फिल्म में विलेन की एंट्री होती है मोगैम्बो की, और फिल्म बहुत सारी नाटकीय घटनाओं के साथ, बहुत सारे बीच में रोमांटिक सीन्स आते हैं, कॉमेडी सीन्स आते हैं, ड्रामेटिक सीन्स आते हैं, एक्शन सीन आते हैं, और ये सब सारे सीन से गुजरते हुए फिल्म क्लाइमैक्स की तरफ जाती है और फिल्म एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है। अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। ये तो थी ये कहानी का एक छोटा सा साथ था। अब फिल्म के अन्य पहलुओं पर चर्चा करते हैं। मिस्टर इंडिया, शान, शोले, जंजीर, इन फिल्मों में क्या संबंध है? क्या ऐसी कौन सी चीज़ें जो इन फिल्मों में कॉमन है? एक बात तो ये कॉमन है, ये सभी फिल्में सलीम जावेद ने लिखी है, और जो दूसरी चीज़ कॉमन है वो ये है कि इन सभी फिल्मों में विलेन के किरदार उतने ही सशक्त हैं जितना कि हीरो का किरदार, और कई जगह तो विलेन का किरदार हीरो किरदार से भी ज़्यादा सशक्त है। जैसे शोले में जब स्क्रिप्ट लिखी गई तभी विलेन का किरदार इतना सशक्त था, जो गब्बर सिंह का कैरेक्टर वो इतना डैशिंग था कि अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार दोनों गब्बर की भूमिका करना चाहते थे। और शाम तो लिखी ही गई थी उस दौर के सुपरस्टार संजीव कुमार के लिए, शाकल का रोल ही उनके लिए लिखा गया था। अभी दुर्भाग्य था कि संजीव कुमार को उसी दौरान पहला हार्ट अटैक आ गया और 2-3 साल तक बिस्तर से उठने की पोजीशन में नहीं थे, तो भूमिका कुलभूषण खरबंदा को दी गई।
ये सलीम जावेद की खासियत थी, वो विलन की भूमिका बहुत सशक्त रखते थे। और एक खास बात ये भी थी कि जो उनका विलन होता था वो कभी छिछोरा नहीं होता था। आपने कभी नहीं देखा होगा कि उनका कोई विलन हीरोइन के साथ कोई रेप सीन कर रहा है या कोई कभी हीरोइन के साथ कोई छिछोरी हरकत कर रहा है। उनका विलन बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता था। एक तरफ से बिजनेसमैन होता था, भले बुरा काम कर रहा है लेकिन वो उसका अपना क्लास होता था, एक बड़ा डिसेंट होता था। जैसे आप सामने देखिए शाकाल जब राखी जी आती है, एंट्री होती है तो बड़ी रिस्पेक्ट से उनको बुलाता है। आइए विशेष बात, जंजीर में मोहना डार्लिंग तेजा को शराब जरूर दिला रही है लेकिन उनका उतना ही काम है कि वो आती हैं और तेजा को के क्लास में शराब डालकर चली जाती है, बाकी और कुछ नहीं। तेजा बड़ा डिसेंट है, बहुत डिसेंसी से रहता है, एक प्रॉपर बिजनेसमैन है। ये सलीम जावेद की खासियत थी, विलन का कैरेक्टर वो बड़ा डिग्निफाइड रखते थे, बहुत डिसेंट रखते थे। गब्बर भी एक शोले में एक जगह बसंती को नाचने वाला जरूर कहता है, लेकिन वो सिर्फ वो वीरू को तकलीफ देने के लिए कह रहा है, बाकी उसका कोई इंटेंशन पूरा नहीं है। यही चीज़ मिस्टर इंडिया में भी थी, मोगैम्बो का भी यही है। पूरी फिल्म में कहीं भी वो कोई चीज़ हरकत नहीं करता। जब मोगैम्बो को भूमिका का चुनाव हो रहा था, अगर हम मिस्टर इंडिया की बात करें तो चर्चा तो 1980 से शुरू हो जाती है। जब शान बन रही थी, शान, शक्ति, मिस्टर इंडिया, इन तीनों की स्क्रिप्ट एक साथ रेडी थी। और शान के साथ ही शान की तुरंत बाद सलीम जावेद उसको मिस्टर इंडिया को स्टार्ट करना चाहते थे। जब फिल्म लिखी गई तो कहानी लिखने से पहले ही अमिताभ बच्चन के उनके दिमाग में थे। एक तो अमिताभ बच्चन उनकी लगभग सभी फिल्मों में अमिताभ बच्चन नायक हुआ करते थे। दूसरा जो मिस्टर इंडिया का किरदार था, उसमें मिस्टर इंडिया की फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा उनकी आवाज़ का महत्व है। बैकग्राउंड में हर जगह उसकी आवाज़ आती है, उसकी आवाज़ ही सुनाई देती है। जब भी आता है वो कहीं दिखाई नहीं देता है, बहुत कम सीन्स है जहाँ वो दिखाई देता है। और जब कभी ऐसी कोई भूमिका आएगी, ये दौर चाहे 70 का हो, 80 का हो या आज का दौर, कि जिसमें कैरेक्टर अगर आपका सेंट्रल कैरेक्टर मेन लीड है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस ज़्यादा उसकी आवाज़ का महत्व होगा, तो चाहे वो दौर हो या ये दौर हो, पहली पसंद तो अमिताभ बच्चन ही होंगे। तो उस दौरान भी सलीम जावेद की पहली पसंद अमिताभ बच्चन ही थे। अमिताभ बच्चन ने शुरुआती दौर में स्क्रिप्ट में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और सलीम जावेद को कहीं ये लगता था कि उनके पर्सनल रिलेशन की वजह से अमिताभ बच्चन अपनी फीस थोड़ी कम करेंगे। तो फीस के मामले में अमिताभ बच्चन बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे, तो बात कुछ बन नहीं पा रही थी। और मिस्टर इंडिया को भी रमेश सिप्पी डायरेक्ट करने वाले थे, तो हाँ तो बोल दिया था, लेकिन कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। जैसे शान के बाद तुरंत तो शक्ति का काम करने लगे, शक्ति के बाद सागर करने लगे, यहाँ इस तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो बात कुछ बन नहीं पा रही। अब मिड 80s आ गया, बोनी कपूर ने फिल्म में रुचि दिखाई। उनकी पहली पसंद अमिताभ बच्चन ही थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ये दौर बदल गया था, 4-5 साल टाइम निकल गया था, अमिताभ बच्चन एक्सीडेंट से बाहर आए थे, और अब उनका ज़्यादा रुझान राजनीति की तरफ था, तो वहाँ भी कुछ बात बन नहीं पा रही थी। फिर राजेश खन्ना से ही बात शुरू हुई। राजेश खन्ना ने भी इंडिविजुअल कैरेक्टर करने से मना कर दिया। अब घर का हीरो आ गया। ऑप्शन और भी देखे जा रहे थे, लेकिन अनिल कपूर ने बड़ी मिन्नतें की बोनी कपूर की, तो बोनी कपूर को मौका करने के लिए तैयार हो गया। अनिल कपूर शायद वो इंडस्ट्री के पहले एक्टर हैं जिनको अपनी घर की फिल्मों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा है। ये सिर्फ मिस्टर इंडिया में नहीं हुआ था, वो 7 दिन में भी ऐसा ही हुआ था। वो 7 दिन की पहली पसंद मिथुन चक्रवर्ती थे, लेकिन वहाँ भी अनिल कपूर ने बहुत रिक्वेस्ट की बोनी कपूर से, और तब अनिल कपूर इतने बड़े स्टार थे भी नहीं, छोटी मोटी भूमिकाएँ करते थे, कुछ साउथ में भी काम कर रहे थे, लेकिन किस तरह उन्होंने बोनी कपूर को मना लिया और भूमिका में थोड़ा हेरफेर करके उनको ले लिया गया, और वो 7 दिन उनकी पहली एप्रिल साबित हुई। खैर मिस्टर इंडिया की बात करते हैं। अनिल कपूर की तो एंट्री हो गई। अब बात आई खलनायक की। उस दौर में जब 80 का दौर था, अमजद खान बहुत बड़े खलनायक थे, पहली पसंद अमजद खान थे, लेकिन अब दौर बदल गया था, अमजद खान कैरेक्टर में आ गए थे, वजन बढ़ गया था, और अमरीश पुरी बहुत बड़े विलेन बन चुके थे, लेकिन फिर भी पहली पसंद अनुपम खेर थे। अनुपम खेर की करवा नहीं रही थी, और वो एक विलेन के रूप में स्थापित हो गए थे। लेकिन शेखर कपूर कहीं ऐसा लगा कि इसके लिए बड़ी भारी भरकम आवाज़ वाला और बड़ा खतरनाक खलनायक चाहिए, तो अमरीश पुरी आ गए। खैर अमरीश पुरी की एंट्री हो गई। अब बात आई नायिका है। पहली और आखिरी पसंद श्रीदेवी थी। जब ये बोनी कपूर ने फिल्म ली, बोनी कपूर श्रीदेवी से वैसे एक तरफा प्यार, तब तो एक तरफा प्यार ही करते थे,
तो किसी भी कीमत पर ये भूमिका श्रीदेवी को देना चाहते थे। श्रीदेवी उस समय की हाईली पेड एक्ट्रेस थी। ये वो दौर था जब ज़्यादातर नायिकाएँ 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे हज़ारों में पेमेंट लेती थी, और जो कुछ गिनी चुनी टॉप की नायिकाएँ थी जैसे श्रीदेवी, जयाप्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री, ये वो नायिकाएँ थी जो लाखों में लेती थी, तो भी 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे। श्रीदेवी काफ़ी समय से बोनी कपूर को टाल रही थी। उनका काम उस समय उनकी माता जी देखती थी। काफ़ी बार बोनी कपूर ने प्रयास किया तो एक बार श्रीदेवी ने मिलने को समय दे दिया। बोनी कपूर उनसे मिलने घर पहुंचे, उनकी माता जी बात कर रही थी, तो बोनी कपूर को टालने के लिए इन्होंने ऐसी भारी भरकम फीस रखी, फीस की डिमांड की। उनकी माता जी ने कहा कि 10 लाख लेंगे, हम लोग 10 लाख लेंगे, श्रीदेवी को 10 लाख आप दीजिए तो श्रीदेवी फिल्म करेगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बोनी कपूर ने बिल्कुल मान नहीं किया। उन्होंने कहा 10 लाख की क्या बात कर रही है, मैं 11 लाख दूंगा, और श्रीदेवी फिल्म में आ गई। और उसके बाद तो जो हुआ वो इतिहास है। मिस्टर इंडिया उन गिनी चुनी फिल्मों से है जिसमें टाइटल रोल तो हीरो का है, लेकिन जब भी याद की जाती है तो या तो श्रीदेवी के लिए याद की जाती है या मोगैम्बो के लिए। अमरीश पुरी ने जो परफॉर्म किया, रिमार्केबल परफॉर्मेंस, वही श्रीदेवी की बात। उनकी कुछ सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में से एक भूमिका ये सीमा, जो उन्होंने सीमा की भूमिका निभाई है, वो है मिस्टर इंडिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक गिनी जाती है। यहाँ मजे की बात यह कि मिस्टर इंडिया की भूमिका को मैं अनिल कपूर की सर्वश्रेष्ठ भूमिका नहीं कहूँगा। अनिल कपूर का सर्वश्रेष्ठ अभिनय मैं कह सकता हूँ तो या तो वो साधन को कह सकता हूँ, ईश्वर को कह सकता हूँ, पुकार में की उनकी भूमिका कह सकता हूँ। मिस्टर इंडिया निश्चित रूप से अमरीश पुरी की फिल्म, या तो मोगैम्बो की फिल्म है या तो सीमा की फिल्म है। अब बात आती है फिल्म के म्यूजिक के। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उस समय किशोर कुमार से उनकी कुछ अनबन चल रही थी। किशोर कुमार का अक्सर ऐसा होता था, उनकी खिटपिट चलती रहती थी लोगों के साथ। तो उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उनकी कुछ अनबन चल रही थी और वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम नहीं कर रहे थे। जब अनिल कपूर की एंट्री हुई तो अनिल कपूर चाहते थे कि किसी भी कीमत पर उनके गाने तो किशोर कुमार ही गाएंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मना कर दिया कि वो हमारे लिए गाना ही नहीं गा रहे। तो अनिल कपूर खुद किशोर कुमार के घर गए, काफ़ी मिन्नतें की किशोर कुमार की, तब जाकर किशोर कुमार मिस्टर इंडिया में गाने के लिए तैयार हुए। और उसके बाद तो जो हुआ, किशोर कुमार गाए हुए गाने कितने लोकप्रिय हुए, चाहे वो हम करते हैं प्यार मिस्टर इंडिया से हो, या काटे नहीं कटते दिन या रात हो, या फिर जिंदगी की यही रीत हो, सारे गाने उस साल के चार्ट बस्टर गानों में शामिल थे। खैर, ये थी कुछ बातें मिस्टर इंडिया के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और फिल्म पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।